इस वीडियो में हम एक एक नंबर के जो क्वेश्चन होंगे उसको सोल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ परमिटिविटी। देखिए फोर्स का फार्मूला हमें पता होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। फ्रॉम हियर वी कैन सिंपली कैलकुलेट द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस दैट इज एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से 1/4 पाई, अब इसके अकॉर्डिंग अगर कैलकुलेट करते हैं, दो चार्ज हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर, उसके बाद मीटर स्क्वायर, क्योंकि नीचे है पर मीटर स्क्वायर एंड पर न्यूटन। तो ये यूनिट होगी परमिटिविटी की। अब यहाँ पे देखा जाए तो सेम यूनिट यहाँ पे दो जगह पे है, बी एंड सी। आप बी का ऑप्शन करें सिलेक्ट, सी का ऑप्शन सिलेक्ट करें, दोनों ही ठीक है। दो दो ऑप्शन आपको मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। देखिए कूलम्स लॉ है वो पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल होता है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज एप्लीकेबल टू पॉइंट चार्जेस ओनली। The value of dielectric constant of metal is, it is infinite. So the D option is right. Next, question number 4th, Kirchhoff's law is based on conservation of, Kirchhoff's first law. First law is current law and current के अंदर फ्लो करता है चार्ज, सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ए वायर इज स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ, व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टिविटी। अब यहाँ पे वायर है, उसकी लेंथ को स्ट्रेच करके डबल कर दिया गया है, रेजिस्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। थ्योरी क्लासेस जब मैं आपको करवाता हूँ तो वहां पे मैंने आपको बार बार बताया, इस तरह का ट्रिकी क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है कि रेजिस्टिविटी क्या होगी। तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मटेरियल and physical conditions but not on the dimensions of the conductor. सो यहाँ पे लेंथ डबल कर दो, हाफ कर दो, चार गुनी कर दो, जो मर्जी आए कर लो, रजिस्टिविटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो सी इज द राइट ऑप्शन, नो चेंज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज यूज्ड इन राडार। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो माइक्रोवेव्स होती हैं, क्योंकि वहाँ पे कई तरह की वेव, रेडियो वेव्स, गामा रेज एंड इंफ्रारेड, सारी तरह की होती हैं, बट माइक्रोवेव्स जो होती हैं उसका यूज होता है रडार के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर coil carrying current I and radius R is given by म्यू नॉट बाई 4 पाई, सेम रहेगा। उसके बाद 2 पाई I बाई A, where A is radius and I is current। यहाँ पे इस फार्मूले को यूं भी लिखा जा सकता है म्यू नॉट बाई 2 पाई I बाई A। यहाँ पे इजी टू रिमेंबर रहता है क्योंकि म्यू नॉट बाई 4 पाई हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड में होता है, एंड 2 पाई आई क्योंकि सर्कुलर हो जाता है, तो इस तरीके से। एंड रेडियस आर दिया हुआ है, तो वी यूज एट द प्लेस ए वी यूज आर, सो म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई आर। नाउ which law is used to determine the direction of induced EMF? Simple, it's Lenz's law. Next question, which quantity remains same in X-ray and gamma ray? इन दोनों में क्या क्वांटिटी सेम रहेगी। देखिए ये दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं एंड इनकी एनर्जी डिफरेंट है, बट क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी डिफरेंट होगी, दोनों का वेवलेंथ डिफरेंस हो सकती हैं, सो द ओनली थिंग विच रिमेन्स कांस्टेंट दैट इज स्पीड, देयर वेलोसिटी और स्पीड इन वैक्यूम रिमेन्स सेम। Two sources are said to be coherent if they have zero phase difference, और constant phase difference भी कह सकते हैं यहाँ पे, और उसके साथ साथ जो दूसरी चीज है दैट इज सेम फ्रीक्वेंसी। दो ऑप्शन यहाँ पे बनते, कोई भी आप लिख सकते हैं, सेम फ्रीक्वेंसी एंड जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। राइट प्रिज्म फार्मूला, इट्स a simple question, that is refractive index mu for prism is given by sin A plus delta m by 2, where A is angle of prism, delta m is angle of minimum deviation, divided by sin A by 2, and mu is the refractive index. Question number 12,
हाउ मच इज द एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम, इसकी कितनी एनर्जी होगी? तो देखिए इसके लिए सिंपल सा फार्मूला है। जब भी आप फोटोन से एनर्जी कैलकुलेट करें तो वहां पे एक सिंपल सा फार्मूला बनता है, दैट इज E इज इक्वल टू, हमें पता होता है एच न्यू, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, एंड दिस कैन आल्सो बी रिटन लाइक दिस एच सी अपॉन लैम्डा। एच की वैल्यू हमें पता है, दैट इज 6.6 इंटू 10 raised to the power 34, and again that is 3 into 10 raised to the power 8 c डिवाइड बाय वेवलेंथ। यहाँ पे वेवलेंथ की बात करें तो 6000 एंगस्ट्रॉम है, सो दिस इज 6 इंटू 10 raised to the power -7। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 इंटू 31 10 raised to the power -19 जूल, एंड ये जूल में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, सो इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट विल 3.31 into 10 raised to the power -19 divided by 1.6 into 10 to the power -19, that is 2.06 electron volt. So this is the energy of photon. Next question is, which nature of light can be explained by photoelectric effect? देखिए यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो बताता है दैट इज पार्टिकल नेचर। नेक्स्ट है राइट वन लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। देखिए वहां पे दो लिमिटेशंस थी, एक तो ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया स्टेबिलिटी ऑफ एटम, और दूसरी जो प्रॉब्लम थी वहां पे ये फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। कोई भी एक लिख दीजिए आप इनमें से। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द गेट, दैट इज 15th क्वेश्चन। ये देखिए ये और गेट है स्टार्टिंग पार्ट, और उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे ये नोट गेट का है, तो यहाँ पे और प्लस नोट एंड दिस बिकम्स दैट इज नोर गेट, सो दिस इज नोर गेट। तो ये तो थे सारे 1 मार्क क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियोज में हम 2, 3 एंड 5 मार्क के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। थैंक यू।